हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 92 में। बात है साल 2009 की, जब एक स्पेस डेब्री रशियन सैटेलाइट कॉस्मोस 2291 से जा टकराया था। इसके कारण वो सैटेलाइट तो डिस्ट्रॉय हुआ ही, उसके बाद कई सारे और छोटे छोटे डेब्री के पीसेस बन गए। अब आप ये सोच रहे होंगे, दूर अंतरिक्ष में ये डेब्री पार्टिकल्स छोटे हो या बड़े, कम हो या ज्यादा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन आप ही बताइए, इन डेब्री पार्टिकल्स के कारण अगर हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट्स को पूरा करने के लिए ही जगह ना मिले तो क्या होगा? उससे भी बुरा, अगर कोई भारी भरकम स्पेस डेब्री हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जा रही स्पेसक्राफ्ट से जा टकराया तो दैट कैन कॉज irreparable डैमेज, है कि नहीं? गिवन द सीवियरिटी ऑफ दिस इशू, चलिए स्पेस डेब्री से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स पर एक नजर डालते हैं। आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क के अनुसार आज साल 2024 में हमारे अर्थ ऑर्बिट में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज वाले 15,000 से ज्यादा स्पेस डेब्री के पीसेस मौजूद हैं। एंड यू नो, ऑन द प्रेजेंट डे लगभग 6,000 सैटेलाइट्स हमारे अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं। कितने सैटेलाइट्स? जस्ट 6,000, जो कि टोटल डेब्री के आधे से भी कम है। आपको पता है, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, इन 6,000 सैटेलाइट्स में से 40% ही ऑपरेशनल हैं एंड रिमेनिंग 60% आर डिफंक्ट सैटेलाइट्स। अब आप समझ सकते हैं, दिनों दिन जितने ज्यादा सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स, लैंडर्स और क्रूड स्पेसक्राफ्ट्स जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, वैसे वैसे स्पेस में यूजलेस और जंक डेब्री पार्टिकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अकेले साल 2023 में वर्ल्ड ओवर 2664 स्पेस ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च किया गया था और साल 2028 तक हमारे अर्थ ऑर्बिट में लगभग 15,000 सैटेलाइट्स के होने का एस्टिमेट किया गया है। विथ दिस पिक्चर इन माइंड, चलिए समझते हैं आखिर ये डेब्री पार्टिकल्स हैं क्या और उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ते जा रही है, एंड फाइनली हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ देम। आपको याद दिला दें, साल 2008 में इसरो ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था और इस स्पेसक्राफ्ट ने 312 दिनों तक सक्सेसफुली ऑपरेट करने के बाद इसरो के साथ अपना कांटेक्ट खो दिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। इस तरह के वो नॉन फंक्शनल ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जिन्हें यूजफुल पर्पस के लिए हमने अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन अब वो हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्पेस डेब्री कहा जाता है। इन स्पेस डेब्री का साइज आपके पेंसिल के चिप से लेकर स्कूल के बस तक हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, एक छोटा सा भी स्पेस डेब्री अपने वेरी हाई ऑर्बिटल स्पीड के कारण बहुत ही खतरनाक होता है। इमेजिन कीजिए, कोई डेब्री ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड 10,000 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है, अगर किसी सैटेलाइट या रॉकेट स्टेज से जा टकराया तो कितना डैमेज होगा। साल 2013 की ब्लॉकबस्टर मूवी ग्रेविटी को देखा है? इस मूवी से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार एक डेब्री के बन जाने से पूरे डेब्री फॉर्मेशन का एक चेन रिएक्शन ही शुरू हो जाता है, जो हमारे फुल टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। फर्दर इन दिस मूवी यू विल गेट टू नो स्पेस के इतने चैलेंजिंग कंडीशंस में स्पेस वॉक करने निकले एस्ट्रोनॉट्स ने कैसे अपनी जान बचाई, जिसे देखना सच में काफी इंस्पायरिंग है। ये सब जानकर अगर आपको एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है तो उसके लिए आप हमारा एपिसोड 81 देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस में सैटेलाइट्स के बढ़ते पॉपुलेशन को देखकर नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड कैसलर ने 1978 में अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया था, जिसके अनुसार लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी अगर एक
क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के पार चले गई तो डेब्री पार्टिकल्स के बीच सक्सेसिव कोलिजन्स का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच इनिशियल कोलिजन होता है तो उसके तुरंत बाद स्पेस डेब्री क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे ये डेब्री दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कोलाइड करके और भी डेब्री फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन करते जाते हैं एंड दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूस। आपको पता है इस हाइपोथेसिस को केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि आजकल एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। एक बात तो पक्की है, हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरह एक क्लीन स्पेस की भी जरूरत है। फॉर दैट दुनिया भर के सभी देशों को मिलकर एक रोबस्ट मिटिगेशन मेजर को इंप्लीमेंट करना होगा। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डेब्री ट्रैकिंग। हमारे स्पेस एजेंसीज को लार्ज नॉन फंक्शनल स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके उनसे कोलिजन के चांसेस को प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली हमारे स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स को मैन्यूवर किया जा सके। स्टेप नंबर 2, डेब्री रिमूवल। इट्स अ हाई टाइम टू रिमूव द जंक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्पेस, और उसके लिए रोबोटिक आर्म्स, नेट्स और हार्पून्स जो भी बन पड़े उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देन स्टेप नंबर 3, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन। हमारे स्पेस एजेंसीज को ऐसे मटेरियल वाले स्पेसक्राफ्ट्स डिजाइन करने चाहिए जो डेब्री के इंपैक्ट से बहुत ही जल्दी क्रैक डाउन ना हो, सो दैट डेब्री फॉर्मेशन के कास्केडिंग इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। एंड फाइनली लीगल फ्रेमवर्क। आज इंटरनेशनल स्पेस गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए क्लियर रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को डेवलप और एनफोर्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, सो दैट सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा सके। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।